तो पिछली क्लास में हमने ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में देखा था। और आज आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पे। तो रिवाइज कर लेना अगर तुम थोड़ा बहुत भूल गए होगे, वरना आगे बढ़ते हैं। यूनिफिकेशन मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देना आपस में, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन ने किया था कि न्यूटन ने किया था। न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का एक नियम बनाया और वही यूनिवर्सल हो गया। द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज ऑफ ओयस्टेड एंड फैराडे शो दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना आर इन जर्नल इनसेपरेबल। ठीक है, ओयस्टेड और फैराडे ने क्या बताया कि अगर एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना हो रहा है तो फिर मैग्नेटिकल फिनोमेना भी होगा, दोनों कोरिलेट होते हैं। मैक्सवेल यूनिफाइड ईएम एंड ऑप्टिक्स विद डिस्कवरी दैट लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट को ईएम वेव बता के उसने पूरा कॉन्सेप्ट मिला दिया ऑप्टिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। आइंस्टाइन ने भी क्या करा, यूनिफाई ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बट कुड नॉट सक्सीड इन हिज वेंचर। यानी वो करने वाले थे, अपनी फाइनल थ्योरी देने वाले थे, मगर उनके जीते जी ऐसा नहीं हो पाया। बट दिस डिड नॉट डिटर फिजिक्स फ्रॉम जीलसली परस्यूइंग द गोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मगर यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है कि चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं और यूनिफाई कर सकते हैं। रिसेंट डिकेड हैव सीन मच प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स हैव नाउ बीन यूनिफाइड एंड आर सीन एज एस्पेक्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को आपस में मिला दिया तो इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस बना दिए। What this unification actually means cannot be explained here. Attempts have been and are being made to unify the electroweak and the strong force and even to unify the gravitational force with the rest of fundamental forces. यानी कोशिश हो रही है यहाँ पे यूनिफिकेशन करें सभी फोर्सेस का एक साथ लेके, ठीक है। और टेबल 1.4 समराइज़ करती है माइलस्टोन जो भी हमने यूनिफाई करें। इससे ऊपर एक टेबल थी, ये देख लेते हैं पहले फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻39। ठीक है, रेंज इनफाइनाइट है और ऑपरेशन जो होते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻13, यानी 13 2 से 26 होता है, वो भी 13 3 से 39 है ना। तो इतनी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा है। वेरी शॉर्ट और सब न्यूक्लियर साइज, ठीक है, न्यूक्लियर के बीच में है तो बहुत कम साइज़ के अंदर दिखता है। सम एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 10⁻² होता है और इनफाइनाइट ही होता है ये भी, और चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है। तो अगर पार्टिकल में चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, नहीं है तो ग्रेविटेशन तो लगता ही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में 1 होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी बहुत ही ज़्यादा 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। शॉर्ट न्यूक्लियर साइज़ के बीच में होता है, 10⁻−15 की रेंज होती है, यानी बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियॉन्स में या हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लगता है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, है ना। और अब नई टेबल देखने की बात हो रही है तो टेबल 1.4 में प्रोग्रेस इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। तो चीज़ों को यूनिफाई करा गया, आपस में मिलाया गया, जैसे सेलेस्टियल और टेलेस्टियल मैकेनिज़म्स को आपस में मिलाया न्यूटन ने। उसके बाद ओयस्टेड और माइकल फैराडे ने क्या करा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को कहा कि इनसेपरेबल एस्पेक्ट, यानी अलग नहीं हो सकता। तो एक ही डोमेन में यूनिफाइड डोमेन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने भी यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स के बारे में बताया। फिर शेल्डन, गैसाउ और अब्दुल सलाम, स्टीवन वेनियर, इन सब ने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रो वीक फोर्स के बारे में बताया। ठीक है, इलेक्ट्रो वीक फोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा है इस बुक में, और बोला है कि आउट ऑफ स्कोप भी है, तो अगर पढ़ना हो तो खुद से पढ़ना। कार्लो रूबा और साइमन वेंडर ने इलेक्ट्रो वीक फोर्स को थ्योरी को प्रेडिक्ट किया। ठीक है, स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी लार्ज करते गए। आगे आते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो फिजिकल लॉज का नेचर, फिजिसिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स, देयर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक process ranges from particles that are smaller than atom in size to stars that are very far away.
तो स्टार से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेके एटम से लेके स्टार्स तक का रेंजेस कवर करी। और इन एडिशन टू फाइंडिंग द फैक्ट्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, फिजिसिस्ट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द लॉ ऑफ दैट समराइज दीज फैक्ट्स। तो ऐसे लॉ बनाए जो इन फैक्ट्स को समराइज करते हैं। और इन एनी फिजिकल फिनोमेना गवर्न बाय डिफरेंट फोर्सेस, सेवरल क्वांटिटीज़ में चेंज विद टाइम। समय के साथ क्वांटिटीज़ चेंज होती हैं, जैसे कि सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट रहती है कुछ समय पे, मगर दे आर द कन्वर्स क्वांटिटीज़ ऑफ नेचर। तो इनको कंजर्वेशन प्रिंसिपल को समझना ज़रूरी है और ऐसे ही क्वांटिटेटिव फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, किसी भी बॉडी की कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि बता रखा है कि जो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने क्लास 9th में भी देखा था, उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। द फैमिलियर एग्जाम्पल इज़ द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल के दौरान काइनेटिक कम होती है, काइनेटिक ज़्यादा होती है, पोटेंशियल कम होती जाती है, बट द सम रिमेन्स फिक्स्ड, है ना, फिक्स सम रहता है, एक कम तो दूसरी ज़्यादा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द इनिशियल, यहाँ लिखा है आगे, पोटेंशियल एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। तो ये लॉ जो है रिस्ट्रिक्ट फॉर अ कंजर्वेशन फोर्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड फोर्स की बात करें तो वो अलग है, यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सेंट्रल टू फिजिक्स एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कैन बी रिटन फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम। तो कॉन्सेप्ट जो है वो फिज़िक्स से रिलेट करता है और एक्सप्रेशन हम किसी भी सिस्टम की दे सकते हैं। व्हेन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर काउंटेड, इट टर्न आउट द एनर्जी इज़ कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्व है, ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सबके लिए ट्रू होता है फॉर ऑल फोर्सेज ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। In the following object example, if you include the effort of air resistance during the fall and see the situation after the object the ground and stay there, the total mechanical energy is obviously not conserved। क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी आ गया। जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है मगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस आ जाता है तो फिर हमें लगता है कि कंजर्व नहीं हो रही है, मगर वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टोन गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द दो एनर्जी में। देखो, पोटेंशियल एनर्जी जब कम होती है तो काइनेटिक में बदलती है। तो यहाँ पे काइनेटिक और भी एनर्जीज में बढ़ पा रही है, जो कि हीट और साउंड है। जब कोई पत्थर ज़मीन पे गिरता है तो आवाज़ भी आती है, तो वो साउंड एनर्जी बन गई। हीट एनर्जी जब गिरता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। तो अगर सारी एनर्जीज़ को मिला दिया जाए तो फिर वो हमेशा अनचेंज रहेगा। लॉ ऑफ एनर्जी इज थॉट टू बी वैलिड अक्रॉस ऑल डोमेन्स ऑफ नेचर फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। तो सभी डोमेन्स में सेम है, भले ही वो स्मॉल पार्टिकल हो या बड़ा। तो इट इज़ रूटीनली अप्लाइड इन एनालिसिस ऑफ एटॉमिक, न्यूक्लियर, एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोसेस। तो इसको हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, ऑल काइंड ऑफ वायलेंट फिनोमेना अकर इन द यूनिवर्स ऑल द टाइम, yet the total energy of universe is believed to remain unchanged, the most ideal isolated system possible। तो बोला है कि अगर हम टोटल एनर्जी देखें, जो कि हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स को बोल रखा है इन्होंने मोस्ट आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल। तो हमारा यूनिवर्स एक ही तो यूनिवर्स है। तो ये पूरा यूनिवर्स अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम रह गया। तो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी, है ना। तो हम जो भी वायलेंट फिनोमेना होते हैं आसपास, जैसे लाइटनिंग हो गई, अर्थक्वेक हो गया, इन सब में एनर्जी जो है वो हम कांस्टेंट कहते हैं। until the event of Einstein theory of relativity, law of conservation of mass was regarded as an another basic conservation of nature. Since matter was thought to be indestructible, it was an important principle used. For example, in the analysis of chemical reaction, a chemical reaction basically a rearrangement of atoms among different molecules। तो हुआ क्या कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब तक नहीं आई थी तब तक हम बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानते थे, क्योंकि ये तुमने केमिस्ट्री में भी देख रखा होगा कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस को इक्वल कहते हैं। मगर आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि मास जो है वो चेंज हो सकता है विद टाइम, और ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह नहीं लगता, बहुत कम जगह पे लगता है। इसलिए
if the total binding energy of reacting molecule is less than the total binding energy of product molecule, the difference appear as heat and the reaction is exothermic. तो exothermic reaction हो जाता है. endothermic में क्या होता है, absorb हो जाती है energies, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है. हाउएवर सिंस द एटम आर मेयरली रीअरेंज बट नॉट डिस्ट्रॉयड, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट सेम एज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा हम गैसेस को स्केप नहीं करने दे रहे, तो फिर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल रहना चाहिए. द चेंज इन द बाइंडिंग एनर्जी आर टू स्मॉल टू बी मेजर एज चेंज इन मास. तो ये एनर्जी में जितने चेंज हुआ है वो बहुत स्मॉल है मेजर करने के लिए, यानी 10 हम नेगेटिव में जाते हैं अगर देखें तो. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, मास m इज इक्वलेंट टू एनर्जी E गिवन बाय द रिलेशन इज इक्वल टू mc². तो यहाँ पे क्या बोला है, c तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गई, तो मास को वेरी कर सकते हैं हम, है ना. तो ये एनर्जी इक्वलेंट E है, यानी एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर हम डील करें तो मास वेरिएबल हो सकता है. इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, कोई बम बनता है, एटॉमिक बम, तो फिर उसमें मास को एनर्जी में बनाया जाता है. तो दिस एनर्जी विच इज़ रियलाइज्ड इन न्यूक्लियर पावर जनरेटर इज़ एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के काम पे एनर्जी आती है. थोड़ा सी.वी. रमन जी के बारे में जान लेते हैं. सर सी.वी. रमन 1888 से 1970 तक जिए. तो चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर, ठीक है, 1888 में जन्म हुआ था इनका. उन्होंने स्कूलिंग फिनिश कर दी थी 11 साल की उम्र में, और ग्रेजुएट हुए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से. आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन ही जॉइंड फाइनेंशियल सर्विस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. तो वाइल इन कोलकाता ही स्टार्टेड वर्किंग on his areas of interest as Indian Associate and Cultivation of Science Foundation by Dr. Mahendralal Srikar. During his evening hour, his areas of interest including वाइब्रेशन पे स्टडी करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, अल्ट्रासोनिक, डिफ्रैक्शन और ऐसी चीज़ों पे इंटरेस्ट था इनका. 1924 में उनको इलेक्ट करा गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में. उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में 1930 में फॉर इस डिस्कवरी, जिसको रमन इफ़ेक्ट कहते हैं. रमन इफ़ेक्ट जो था वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से डील करता था. हमने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे अभी हम. तो इसमें होता क्या था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल ऑफ अ मीडियम व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल विच वर्क ओपन टोटली न्यू एवेन्यू फॉर रिसर्च फॉर ईयर्स टू कम. तो एक नया ही स्कोप खोल दिया था इन्होंने फिज़िक्स का, कि लाइट का स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम. तो जब हम देखते हैं जैसे सूरज अस्त होता है, या फिर ये मैंने क्लास 10th में या फिर 9th में बताया था, है ना. तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना को इन्होंने एक्सप्लेन किया था. डिटेल में भी पढ़ेंगे हम रमन इफ़ेक्ट के बारे में. तो एनर्जी बैक आ जाते हैं वापस से एनर्जी पे. एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर और वेक्टर में अंतर पता होगा आपको, नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मेजर कर सकते हैं उसको. जैसे हाइट हो गई, या फिर किसी का वेट हो गया, वेट मतलब मास हो गया, है ना. तो एनर्जी जो वो भी स्केलर क्वांटिटी है, जूल किलो जूल में होती है ना. बट ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ आर नॉट नेसेसरली स्केलर. तो ऐसा नहीं होता कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो फिर एनर्जी जो है स्केलर है, या मास है तो मास स्केलर है. मगर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता. द टोटल लीनियर मोमेंटम, जैसे कि एग्जांपल है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है वो दोनों ही वेक्टर हैं, मगर ये भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहते हैं. तो दीज लॉज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स. तो ये जो लॉज हैं ये हमने क्लास 9th में भी देखे थे, वैसे मोमेंटम वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिजिक्स में ही देखा था. तो बट देयर वैलिडिटी गोज बियॉन्ड मैकेनिक्स एंड दे आर बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ नेचर इन ऑल डोमेन, इवन इन दोज वेयर न्यूटन्स लॉज मे नॉट बी वैलिड. तो सभी डोमेन में कंजर्वेशन रहता है, जहाँ पे न्यूटन के लॉ भी वैलिड नहीं होंगे उस जगह पे भी. तो बिसाइड देयर ग्रेट सिंप्लिसिटी एंड जर्नैलिटी, द कंजर्वेशन लॉज ऑफ nature are very useful in practice too. It often happen that we cannot solve the full dynamics of the complex problem involving different particles and forces. The conservation law can still
प्रोवाइड यूज़फुल रिजल्ट्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं फिज़िक्स में या फिर कोई भी डोमेन में जहाँ पे कोई हल नहीं निकल रहा होता, हमें इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे हम कंजर्वेशन लॉज का यूज़ करके बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी मे नॉट नो द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस दैट एक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन बिटवीन टू ऑटोमोबाइल्स। तो जब दो ऑटोमोबाइल्स आपस में टकराते हैं तो उनमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो वहाँ से हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनेबल्स अस टू बाईपास द कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को कंजर्वेशन मोमेंटम समझा देता है, एंड पार्टिकल फिनोमेना ऑल्सो। तो कंजर्वेशन लॉ जो है इंपॉर्टेंट टूल है एनालाइज करने के लिए चीज़ों को। इंडीड यूजिंग द कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर बीटा डी के, ठीक है, जैसे वुल्फगैम पॉली जो थे करेक्टली प्रेडिक्ट 1931 में द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पार्टिकल नाउ कॉल्ड न्यूट्रिनो इमिटेड इन बीटा डी के अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन जो है वो नीट में आ सकता है या फिर ऐसे पेपरों में आ सकता है कि वुल्फगैम पॉली ने क्या प्रेडिक्ट किया था, किस पार्टिकल के बारे में बात करी थी। तो न्यूट्रिनो नाम था उसका और बीटा डी के में निकला था अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे जब रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन लॉज हैव अ डीप कनेक्शन विद सिस्टम सिमेट्रीज ऑफ नेचर दैट यू विल एक्सप्लोर इन मोर एडवांस्ड कोर्सेज इन फिजिक्स। ठीक है, अब कंजर्वेशन जो है वो सिमेट्री पे बेस्ड है। वैसे सारी चीज़ें मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो सब सिमेट्री पे बेस्ड होती हैं, मगर ढूंढने का चक्कर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट द लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम। तो लॉ जो है वो वही रहते हैं मगर समय के साथ बदलते नहीं। इफ़ यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन योर लेबोरेटरी टुडे एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट आफ्टर अ ईयर, द रिजल्ट आर बाउंड टू बी सेम। तो जो चीज़ तुम आज कर रहे हो वो वही चीज़ कल करोगे तो रिजल्ट भी सेम आएंगे। तो इस चीज़ को इट टर्न आउट दैट दिस सिमेट्री ऑफ नेचर विल रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज इक्वलेंट टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे टाइम के साथ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आ जाता है। लाइक स्पेस इज होमोजीनियस एंड देयर इज़ नो इंट्रिसिकली परफेबल लोकेशन इन द यूनिवर्स। तो कोई पर एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस है स्पेस, हर जगह से सेम है। टू पुट इट मोर क्लियरली, द लॉ ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। है ना, आप कहीं भी जाओ सेम चीज़ होगी। लिटमस पेपर एसिड पे रेड होगा ही, चाहे वो यहाँ पे हो, गर्मी में हो या फिर सर्दी में हो। क्वेश्चन, द फिनोमेना में डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, फिनोमेना कुछ डिफ़र कर सकते हैं, कुछ टाइम लगा सकते हैं या फिर अलग रिजल्ट्स दे सकते हैं थोड़े बहुत, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन, है ना, लोकेशन में, या फिर बोलेंगे ग्रेविटी का अलग रोल है पोल और इक्वेटर पे, या फिर ठंड और गर्म में। तो वो सब इफेक्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज़ 1/6 एट दैट ऑफ अर्थ। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो जो ग्रेविटी है लग रही है वो मून पे तो 1/6 है अर्थ से, है ना, यानी हम मून पे हल्का महसूस करते हैं। और बट द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज सेम फॉर बोथ मून एंड अर्थ, और मून और अर्थ में दोनों में ही सेम लॉज ऑफ ग्रेविटेशन लग रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशन तो यूनिवर्सल लॉ है। दिस सिमेट्री फॉर द लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस गिव राइज टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये सिमेट्री क्या बताती है, एक नया लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका भी मतलब कंजर्वेशन की बात चल रही है तो लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन को नया स्पेस देती है। इन द सेम वे आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस नो इंट्रिसिकली प्रेफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस। तो आइसोट्रॉपी जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे शॉर्ट में बता रखे कि कोई इंट्रिसिकली अंदर से प्रिफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस, ठीक, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अंडरलाइन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का लॉ क्या है वो नीचे देख लेंगे, स्टार लगा हुआ है। द कंजर्वेशन लॉज ऑफ चार्ज एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज। तो सिमेट्रीज जो हैं वो स्पेस और टाइम की हैं, और अदर एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जो चीज़ें थियोरिटिकल हों, ठीक है, तथ्य बोलते हैं जिन्हें। सिमेट्रीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, है ना। ये सी चैप्टर 7 लिखा है यहाँ पे, यानी अब चैप्टर 7 में देखेंगे हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। चैप्टर 7 तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, उसके बाद में आते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, ठीक है। अभी तक हमने कितने कंजर्वेशन लॉ की बात कर ली, एनर्जी, मास और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम,
ये सारी चीज़ें लिखा है ना, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स. तो एट दिस मोमेंट there are many such conservation laws. Apart from the above four, there are other which mostly deal with quantities which have been introduced in nuclear and particle physics. So some of the conserved quantities are called spins, baryons, numbers, straightness, hypercharge, etc. But you need not to worry about them. कि उसकी चिंता करने की बात नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है और हायर लेवल पे आता है कि न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में क्या ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. कंजर्वेशन लॉ इज़ अ हाइपोथेसिस. अभी मैंने पहले पहले लेक्चर में बताया था कि हाइपोथेसिस या एक्सियोम क्या होते हैं. तो वही है कि कंजर्वेशन लॉ जो है एक हाइपोथेसिस में आता है. मॉडल, एक्सियोम और हाइपोथेसिस के टॉपिक था ना ऊपर, वहाँ जाके देख लेना एक बार. बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. तो हाइपोथेसिस बेसिकली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड. एक लॉ को प्रूव नहीं करा जा सकता अगर हाइपोथेसिस है वो तो. एंड इट कैन बी वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, तो हाँ सही हो रहा है. प्रूव नहीं कर सकते और डिसप्रूव भी नहीं कर सकते बाय कन्फर्मली दैट द लॉज verify or substains the law. It does not prove the law. On the other hand, a single experiment whose result goes against the law is enough to disprove it. ठीक है, अगर किसी चीज़ को प्रूव करना है तुम्हें तो उसके 100 तरीके से सही होने चाहिए. अगर एक भी तरीका गलत निकला तो तुमने उस चीज़ को गलत प्रूव कर दिया, है ना. तो किसी चीज़ को यस बोलना बड़ा मुश्किल है, नो का एक भी काम चल जाता है. इट वुड बी अ रॉन्ग टू आस्क समबडी टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ इज़ एन आउटकम ऑफ आवर एक्सपीरियंस ओवर सेवरल सेंचुरीज. ठीक है, किसी से ऐसे बोलना कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करके दिखाओ, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है हाइपोथेसिस में आती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया. तो इसको वेरीफाई ज़रूर करा जा सकता है. ये सेवरल सेंचुरीज से है ना, सदियों से हमारे पास ये लॉ बना हुआ है. एक्सपेरिमेंट्स इन मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, एटॉमिक, ये सारे एरियाज़ में है ना. सम स्टूडेंट फील दैट दे कैन प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ mechanical energy from a body falling under gravity by adding the kinetic and potential at a point and showing that it turns out to be constant. As pointed out above, this is only a verification law. हाँ, बहुत से बच्चों को दिक्कत होगी कि प्रूव और वेरिफिकेशन में क्या अंतर है. मतलब हमने तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है, प्रूव करा था क्लास 9th में भी कि काइनेटिक और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल कम होती है, काइनेटिक बढ़ती है, और वो एक कांस्टेंट बनाती है जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. वो प्रूव नहीं था, वो असल में एक वेरिफिकेशन था कि हमने वेरीफाई करा है. ठीक है, प्रूव करना तो तुमने अगर जितने भी कंस्ट्रक्शन या फिर अर्थमेटिक्स और ये जो मैथ्स में ज्योमेट्री आती है ना, उसमें जो जो प्रूव करने होते हैं वो होते हैं असली प्रूफ. तो ये हम सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे. तो हमने ये सब देखा. समरीज एक तरह से हमने चैप्टर ही ख़त्म कर दिया पूरा, है ना. सिमेट्रीज़ के बारे में आखिरी में देखा हमने, यूनिफिकेशन देखा, और आज के बता रहा हूँ मैं कि हमने यूनिफिकेशन देखा और सिमेट्रीज़ के बारे में देखा, कंजर्वेशन लॉज के बारे में देखा. फिज़िक्स में कितना बड़ा रोल करते हैं ये, कि किसी भी सिचुएशन में हम इस कंजर्वेशन लॉज की हेल्प से कोई डेटा निकाल सकते हैं, है ना. अब समरी पे आ जाते हैं. छोटी सी समरी है, कवर कर देते हैं. एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. समरी में बोल रहे हैं कि फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमेना. ठीक है, बेसिक लॉज पे फिज़िक्स जो है, एक तो फिज़िक्स मतलब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पहले लेक्चर में कि नेचर से रिलेटेड चीज़ की नॉलेज, है ना. बेसिक लॉज पे है, और ये लॉ जो हैं ये यूनिवर्सल हैं और अप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट या कंडीशन में, अगर हम चीज़ों को स्पेसिफिक लेके चले. तो द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वाइड, कवरिंग अ ट्रेमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटीज. तो स्कोप बहुत वाइड है. फिज़िक्स टेक्नोलॉजी रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ. कभी टेक्नोलॉजी नई फिज़िक्स को राइज करती है, कभी फिज़िक्स नई टेक्नोलॉजी को राइज करता है. यानी एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने, एक फ़िज़िक्स का यूज़ करके हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, उसको बनाने के बाद एक नई फ़िज़िक्स भी बन गई. तो ये दोनों एक दूसरे का इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर पड़ता है, लोगों की हेल्प होती है, या दोनों वे में इफेक्ट पड़ता है. फोर्थ पॉइंट आ जाता है, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर दैट आर गवर्न द डाइवर्स फिनोमेना ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. ठीक है, इन दोनों वर्ल्ड में
4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, जिनका नाम है, जैसे कि कल भी बताया था, आज भी बताया, कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ये चारों। तो यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस डोमेन इन नेचर इज़ बेसिकली अ क्वेस्ट इन फिजिक्स। ठीक है, जैसे हम चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं, वैसे ही इनका यूनिफिकेशन कर पाना एक क्वेस्ट की तरह है, एक पहेली की तरह है, और हल करना चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इन अ प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी। जो प्रोसेस में अनचेंज रहती हैं उनको कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं, जो कि जर्नल कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती हैं। और जैसे मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, पार्टली, एक्सेट्रा। सम कंजर्वेशन लॉज आर ट्रू फॉर वन फंडामेंटल फोर्स, मगर कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के लिए ट्रू नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। और कंजर्वेशन लॉज हैव अ डीप कनेक्शन विद सिमेट्रीज ऑफ नेचर। ठीक है, ये बात पे ज़्यादा गौर नहीं करा गया, मगर ये बहुत गहरी बात है कि लॉज जो हैं वो एक दूसरे से सिमेट्रिकली रिलेट करते हैं। सिमेट्रीज बिटवीन स्पेस एंड टाइम की बात हो रही है। अदर टाइप ऑफ सिमेट्रीज प्ले सेंट्रल रोल इन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। ठीक है, तो ये सिमेट्री पे आखिरी टॉपिक था। तो ये हमारी समरी कंप्लीट हो गई, छोटी सी समरी थी। एक्सरसाइज जो है वो ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार तुमने चैप्टर पढ़ लिया है पूरा, तो कितने क्वेश्चन है, लगभग 16 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 16 क्वेश्चन को पढ़ना और अपनी तरफ से एक बार आंसर सोचना, वरना एक बार नेट पे चेक करना। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताने ही वाला हूँ मैं। तो ये होमवर्क हो जाएगा तुम्हारे एक तरह से, कि आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें पेपर में ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, मगर यहीं से हमारा बेसिक ऑफ फिज़िक्स है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ट्राई करना, जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, या क्वेश्चन को समझ लेना एक बार। फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे तो जल्दी जल्दी तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, और पढ़ रखा होगा तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।